हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों का प्रॉपर डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी फिजिक्स है ना का भी थ्योरी वीडियो और एमसीक्यू वीडियो भी आना चाहिए चैप्टर वाइज। तो दोस्तों मैं आप सभी को इतना वादा करता हूं कि प्रॉपर थ्योरी साथ में साथ एमसीक्यू ये सभी क्लासेस आपको हमारे इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी और आपके एग्जाम से पहले तक में सारे चैप्टर्स को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो। मैथ का भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग टोटल लर्निंग का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो टोटल लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस के अंतर्गत बिहार पैरामेडिकल कोर्स में आपको वीडियो भी मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए अगर तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण चैप्टर को। देखो दोस्तों, वर्ण पढ़ रहे हैं तो ये जो वर्ण है ना, ये हमारे संधि में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर आप संधि पढ़िएगा तो वर्ण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी वर्ण पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद जब हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे ना तो संधि को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और संधि से आपके एग्जाम में सवाल भी आते हैं, है ना। तो चलिए वर्ण, तो वर्ण से पहले आपको जानना होगा भाषा। ये भाषा जो शब्द है, ये जो भाषा लिखा हुआ है दोस्तों, भाषा का अर्थ होता है बोलना, है ना। भाषा का अर्थ है बोलना। क्लियर क्लियर बातें हुई? हाँ, बोलना। अब बात हम लोग करेंगे दोस्तों कि भाषा बोलना है तो भाषा जो है ना, ये जो भाषा शब्द आप लोग देख रहे हैं, ये जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के एक भाष से, धातु से लिया गया है। ठीक है, यह शब्द से लिया गया है। तो लिखेंगे यह जो है संस्कृत के भाष से, शब्द से गया है। ठीक है, बात प्रॉपर डन हुई। अब बात करेंगे कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत भाषा को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहेगा भाषा की सार्थक इकाई पूछा जाएगा, तो सार्थक इकाई की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सार्थक इकाई वाक्य होता है। इसका भी सीरीज एक है, इसका भी एक सीरीज है, भाषा, वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध, फिर पदबंध के बाद पद, और पद के बाद आता है अक्षर, और अक्षर का आता है वर्ण। यानी कहा जाए, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई वाक्य, अगर सबसे छोटी इकाई कहे तब मेरे भाई आपको नोट डाउन कर लेना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये वर्ण का डेफिनेशन भी हो जाएगा, तो इसको हम लोग डेफिनेशन में ही ले लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। है ना, वर्ण। क्लियर बात? भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, इकाई वर्ण कहलाती है। देखो वर्ण या फिर ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके ऑप्शंस में वर्ण न रहेगा, कभी कभी आपको ध्वनि भी देखने को मिलेगा। वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है। अब इन दोनों के बीच में समझते हैं बात को। अब इन दोनों के बात को समझिए। वर्ण जो है मेरे भाई वह लिखित रूप है, वर्ण लिखित रूप है, और ये जो ध्वनि है वह क्या कहते हैं इसको, बोलने वाला रूप में, है ना। यानी कह सकते हैं कथित रूप,
मौखिक रूप या फिर कथित रूप, कहने वाला, ठीक है, कथित रूप और ये मौखिक रूप। जैसे हम लोगों ने क बोला, जैसे हम लोगों ने क बोला तो ये हमारा ध्वनि हुआ, ये क हमारा क्या हुआ, ध्वनि हुआ। लेकिन उसी को क को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा वर्ण हुआ, क्योंकि ये लिखित रूप है। ठीक है, बात प्रॉपर क्लियर समझ में आई? ठीक, तो दोनों ही दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्णमाला की, अब आती है बात वर्णमाला की। देखो, ठीक है, देखो वर्णमाला क्या कहता है, तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं, है ना, वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ण के प्रकार, ठीक है, वर्ण के प्रकार की अगर बात करें तो वर्ण के प्रकार दो हैं। वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो हैं। अब कौन कौन सा है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला नंबर होता है स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण, और दूसरा नंबर होता है व्यंजन वर्ण। आप सभी लोगों को पता होगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, बात क्लियर है? अब बात करेंगे दोस्तों स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है, पहला नंबर हम लोग लिखेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का यहां से डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। किसी भी ध्वनि का उच्चारण, किसी भी उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं। ये प्रॉपर हुआ हमारा स्वर वर्ण का डेफिनेशन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब आप बोल रहे हैं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। अब बात आती है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो यहां से नोट डाउन करिए, हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। बात क्लियर हुआ? कितने होते हैं मेरे भाई? 11 स्वर होते हैं। अब कौन कौन से जरा उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने 11 हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर आपके हिंदी में होते हैं। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 12 13 14। तो आपका आंसर 11 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और भी जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण में जो री लिखा हुआ है, आप लोग जो यहाँ पे री देख पा रहे हैं, ये जो आप री देख पा रहे हैं, इसको दोस्तों अर्ध स्वर कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, यानी आधा स्वर कहते हैं। इसीलिए अर्ध स्वर कहते हैं, इसीलिए इसको री को स्वर में रखा गया है। ठीक है, चलिए इतना बात बताना था। अब हम लोग जाएंगे स्वर वर्ण के प्रकार में। क्लियर? हाँ, स्वर वर्ण के प्रकार। देखो स्वर वर्ण के प्रकार जो है ना, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मात्रा काल के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, जीवा के आधार पे, मुख के आधार पे।
है ना। तो मेनली जो आपके पैरामेडिकल के लिए पढ़ना है वो मात्रा काल के आधार पे पढ़ना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मात्रा काल के आधार पे। मात्रा काल के आधार पे। ओके, अब मात्रा काल के आधार पे जो है मेरे भाई यह कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो आपको पता होनी चाहिए मात्रा काल के आधार पे यह 3 प्रकार के होंगे। पहला ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर। दूसरा आप लोगों को मालूम होना चाहिए ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं तो डेफिनेशन लिखना बड़ा आसान है। जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण मेरे भाई उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, मतलब 1 सेकंड का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में बहुत सारे आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर में अब बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे जैसे पहला नंबर पे आप लोग ध्यान रखेंगे आ जाएगा अ, ई, ऊ, और ये हमारा, और ये री। यानी अगर ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे 4। अगर दीर्घ स्वर तो जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी 2 मात्र का समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? आ, दीर्घी, दीर्घू, है ना, री तो हो गया, ए, ऐ, ओ, आओ, ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब दीर्घ स्वर हैं। क्लियर? अब ये प्लुत स्वर की बात आती है। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि भैया दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे। अगर जिस मतलब जो भी हम वर्ण स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, अगर उसका उच्चारण कर रहे हैं और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है तो उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। देखिए ज्यादातर इसका यूज नाटकों में किया जाता है जहां पे लंबा खींचना हो। जैसे आप ओम का उच्चारण करो, ओम, लंबा उच्चारण हुआ ना मेरे भैया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लुत स्वर। जैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लुत स्वर को, ये हमारा हो गया ओम। क्लियर? ये हमारा आ गया ओम। इसी तरीके से राम बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, ये खींच रहा है, इसका मतलब है कि खींचा हुआ है। तो ये कुछ स्वर वर्ण के प्रकार हैं जिसको आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे वाली बातों पे चर्चा करते हैं। अब आते हैं व्यंजन में। अब आते हैं हमारा, अब टॉपिक आता है व्यंजन। बढ़िया से धीरे धीरे हर एक बात को समझिएगा। नोट्स आप लोग को दोस्तों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टोटल लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे और टोटल लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा। वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन का ही सिमिलर है। ठीक है, हाँ। व्यंजन, व्यंजन वर्ण। तो अब यहाँ से डेफिनेशन होगा कि भैया जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, या जिन ध्वनि का, है ना, जिन ध्वनि के या जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण वाला ठीक लग रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, ली जाए, उसे उसे दोस्तों व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखो ये तो बात प्रॉपर क्लियर हो गया। जैसे आप अगर बोलते हो क, जैसे आप बोलो क,
तो लास्ट में जब भी आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण करिएगा तो लास्ट में हमेशा स्वर आएगा ही आएगा, स्वर आएगा ही आएगा। और ज्यादातर वह अ आते हैं, ज्यादातर आपको अ दिखेंगे, है ना। यानी इसीलिए लिखते हैं प्रत्येक स्वर के उच्चारण के अंत में, है ना, अ का आना जरूरी है ना। जैसे आप बोलिए राम, श्याम, रोशन, आ रहा है ना, अ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, प्रत्येक व्यंजन, है ना, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर, है ना, अस्वर मिला होता है। क्लियर हो गया? ये लीजिए, बात प्रॉपर क्लियर है ना। अब देखो, अब यहाँ पे और बातें करते हैं। एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है ना। तो बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या, देखिए वर्णमाला में, वर्णमाला में 33 संख्या है, 33। अब ध्यान रखिएगा, देखिए व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, 4 आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, 4 आपका उष्ण व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो वो अलग है, उसको हम लोग व्यंजन में नहीं रखते हैं, ठीक है, संयुक्त वर्ण उसको कहते हैं। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, अब उन सभी को डिवाइड करते हैं। जो 33 हमने लिखा ना, उन सभी को अभी हम डिवाइड करेंगे। जैसे पहला नंबर, है ना, यहाँ पे एक लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिसे, है ना, जो 25 लिखे ना, जिसे किधर गया भाई, इधर है, हाँ, लिखे ना कि वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, 33 है। यहीं पे हम लोग हटा भी सकते थे कि जिसे, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन 3 भाग में है, यहां पे लिखेंगे। पहला नंबर, पहला नंबर लिखेंगे स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम लोग, या इसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ध्यान रखिए, दूसरा को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उष्ण व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म, उष्म व्यंजन, ये हो गया। अब देखो, अब धीरे धीरे आपको मैं बताऊं, सबसे पहले अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि ये जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या तो 25 है, सबको पता है, सबको पता है इसकी संख्या 25 है ना। इसकी संख्या 4 है, इसकी भी संख्या 4 है ना, तब 33 हो जाएगा। अब देखो एक मैं टेबल बना रहा हूं, उसको आप ध्यान देना। इसके लिए पहला वाला, है ना, यहां पर लिख देता हूं। पहला हम लोग लिख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को समझते हैं, है ना। इसको समझने के लिए आपको एक टेबल रखना होगा। अब उस टेबल का निर्माण करना होगा मेरे को। देखो जैसे इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वर्ण, ठीक है, इधर हो जाएगा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, फिर उसके बाद, हाँ पहले ये लंबा लंबा लाइन खींच दो, ठीक है, ये उच्चारण स्थान हो जाएगा।
फिर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अघोष और फिर अल्पपरान। अल्प प्राण। ओके, दूसरा नंबर इसको हम लोग कहेंगे, दूसरा रो या कॉलम जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अघोष, अघोष और फिर उसके बाद ये हो जाएगा महाप्राण। फिर उसके बाद ये तीसरा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा सघोष या फिर घोष भी आप बोल सकते हो। सब बात चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, आपको प्रॉपर हर एक बात समझ में आएगा। इसको हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। चौथा नंबर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा ना। सघोष और ये महाप्राण। और लास्ट हमारा पांचवा नंबर है ना, लास्ट हमारा पांचवा नंबर हो जाएगा दोस्तों सघोष और अल्पप्राण। ये लिखने का रीजन बताऊंगा अभी, सघोष और अल्पप्राण। देखिए अब यहां से ये लाइन जाएगा इस तरीके से। चलो अब यहां पर से चर्चा होगा। इसको वर्ण जो है, अगर कंठ से बोला जाने वाला अगर वर्ण की चर्चा करें कंठ से, तो कंठ से जितने भी बोले जाएंगे है ना, उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों वर्ण को हम लोग कंठे वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे, कंठे वर्ण बोलेंगे। जो भी वर्ण कंठ से बोला जाएगा उसे हम लोग कंठे वर्ण बोलेंगे। कंठ से बोला जाने का मतलब ये नहीं कि कंठ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। जब आप बोलते हैं तो आपके ये जो सिस्टम्स है मुख का, उसमें ज़्यादा प्रेशर जहाँ पड़ता है ना, वो उस जगह को मान लिया जाता है कि उस जगह से ही आ रहा है। जैसे अगर आप कवर्ग का एलिमेंट को बोलिएगा, कवर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ और ये अंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नासिक भी ऐड कर लीजिए कि नाक और नाक को मिला करके बोला जाता है अंग। देखिए अंग बोलिए, नाक भी मिलेगा, नाक भी आपको इंक्लूड होगा अंग बोलिएगा तो ना। नासिक यानी कंठ और नाक इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। अल्फाबेट्स यानी कि हम लोग स्वर के बारे में बात करें। कंठ हो गया। कंठ के बाद अब आता है दोस्तों तालु। कंठ आपका तो नीचे वाला प्रेशर हो गया। अब ये तालु होता है ऊपर में, थोड़ा सा कंठ से ऊपर आओगे पीछे की ओर, ये जो मुख के ऊपर जो हिस्सा होता है ना पीछे वाला, वो होता है तालु। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तालु बोलते हैं। और तालु बोलने के कारण इसको हम लोग तालव्य बोलते हैं। ता आधा ल व य, तालव्य, ठीक है, तालव्य वर्ण कहते हैं। अब तालु से बोले जाने वाले कौन कौन से, चवर्ग वाला, जितना चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ और ये इया, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों मूर्धा है ना, मूर्धा में ट वर्ग वाला आ जाता है, इसीलिए मूर्धन्य बोलते हैं है ना, मूर्धन्य श ऐसे बोलते हैं ना, तो ये मूर्धा से बोले जाता है इसीलिए मूर्धन्य। फिर उसके बाद आ जाएगा, मूर्धा के बाद आता है दांत, मूर्धा के बाद आता है दांत, और दांत के बाद आता है ओठ, दांत के बाद आता है ओठ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ है ना, ओठ से बोला जाने वाला। अब देखो मूर्धा से बोलने वाला कौन कौन सा है, ट, ठ, ड, ढ और यानी ट्वर्गी न, ठीक है। दांत से बोलने वाला त, थ, द, ध, न। आप इन सब में से किसी वर्ण को मुंह खोल करके आप नहीं बोल पाएंगे, या दांत बंद कर ट बोला जाएगा, त नहीं बोलाएगा। बिना दांत, दांत अगर लॉक करते हैं बोलने का प्रयास करेंगे तो नहीं बोलाएगा, ठीक है। अब ओष्ठ वाला आ जाएगा प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई, ये सब एलिमेंट्स आपके सामने मैंने लिखा, ठीक है। इस सभी वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि किसका उच्चारण किस स्थान से लिया जा रहा है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा घोष और अघोष पे, है ना। देखो घोष और इस सघोष पे चर्चा करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, देखो यहीं पे लिखते हैं
सघोष, फिर उसके बाद अघोष, इन सब पे चर्चा करिए। इन दोनों पे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण पे चलेंगे। देखो घोष और अघोष जो है, घोष या सघोष बोलिए, बात बराबर, अघोष उल्टा। देखो ये जो है ना, जब आप बोलते हैं तो कंपन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन सभी वर्ण को, जैसे अगर आप क बोले तो ये तो कंठ में ज्यादा प्रेशर किया हवा, तब आप क बोल दिए। अब ये कंपन किया तो भैया किसी में ज्यादा कंपन किया, किसी में कम कंपन किया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अघोष और सघोष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंपन के आधार पे दोस्तों व्यंजन को बांटा गया। तो कंपन के आधार पे दो प्रकार के हो गए, सघोष और एक अघोष। अब सघोष में कौन कौन से व्यंजन आएंगे और अघोष में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, इसको सीखना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे सघोष, तो सघोष में जितने भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें एलिमेंट होंगे, वर्ग के व्यंजन वर्ण, ठीक है, और इसमें बचा कुचा पहला और दूसरा वर्ग के व्यंजन वर्ण। अभी केवल हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन पे ही चर्चा कर रहे हैं कि कौन सघोष है और कौन सा है ना अघोष है। तो समझ में आ गया, यानी पहले एलिमेंट का, यानी पहला इसीलिए इस दिन के लिए लिखे थे, पहला इसी दिन के लिए लिखे थे कि ये काम देगा, पहला का और ये दूसरा का। देखो अघोष लिखा हुआ है इसी दिन के लिए, तो जितने भी ख, छ, ट, थ और फ लिखा हुआ है, ये सब दोस्तों अघोष वर्ण है। तो ये समझ में आ गया, सघोष समझ में आ गया। अब बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अब दूसरा बात करेंगे महाप्राण, है ना। अल्पप्राण और महाप्राण की बात करते हैं। देखो अल्पप्राण जो है दोस्तों, यह वायु के प्रेशर को बताता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर के आधार पे, है ना, वायु के श्वास के आधार पे हम लोग इसको बांट रहे हैं व्यंजन को। तो इसमें भी दो प्रकार, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। तो अब इसमें कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है, भाई स्पर्शी व्यंजन में चेक करना बहुत आसान है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, है ना, वर्ग के व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब जो बचा हुआ है दूसरा और चौथा वर्ग के व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष, और ये स्पर्शी व्यंजन। क्लियर हो गया। देखो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ से बोले जानते हैं। ये क ख ग घ को क्या बोलते हैं, कवर्ग, है ना। यानी कवर्ग के जितने एलिमेंट है सब कंठ से बोला जाएगा। चवर्ग के जितने एलिमेंट है वह तालु से बोला जाएगा। टवर्ग के जितने एलिमेंट है वह दोस्तों मूर्धा से बोला जाएगा। और दांत के जितने एलिमेंट है ना, तवर्ग यानी तवर्ग। ठीक है, तवर्ग के जितने एलिमेंट है वह दांत से बोला जाएगा। और पवर्ग के जितने एलिमेंट है वह दोस्तों ओठ से बोला जाएगा। प बोलो ना, देखो ओठ का काम होगा प, फ, ब, ओठ खुला छोड़ दे, क नहीं बोला पाएगा सर, ओठ के कारण ही बोला पाता है। ठीक है, सब सफिशिएंट रीजन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन हो गया। दूसरा नंबर दीजिए, है ना, दूसरा नंबर आप लोग दीजिए यहाँ पे क्या, अंतःस्थ व्यंजन। अब इसको समझते हैं अंतःस्थ व्यंजन को। ठीक है, अब ये अंतःस्थ व्यंजन क्या है, जरा इसको आपको प्रॉपर समझना होगा। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के, है ना, वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं। और जनरली अंतःस्थ में दोस्तों कौन कौन आता है, य, र, ल, व, ये चार एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वर्ण है
और इनका उच्चारण स्थान भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में तो अब सवाल आने लगे हैं, डायरेक्ट भी सवाल आता है और संधि में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है, डायरेक्ट यही सब उच्चारण स्थान से रिलेटेड सवाल आएंगे। देखो अब उच्चारण स्थान से रिलेटेड सवाल को देखो, य का उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान और व का। देखो य का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह तालु से बोला जाता है ना, तो इसको हम लोग तालु बोलेंगे। ठीक है, अब य का तालु, तो दोस्तों र का भी दोस्तों यहां पर से दंतमूल हो जाएगा। दंतमूल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, दंतमूल मतलब आप लोग समझिए मसूड़ा। ये जो मसूड़ा है ना उससे र का उच्चारण होता है। ल का दोस्तों, तो ल का उच्चारण दोस्तों भी दंतमूल से होता है ना, मसूड़ा लिख दीजिएगा बगल में, ज़्यादा दिक्कत है मसूड़ा भी लिख सकते हैं। अच्छा व का दोस्तों, तो व का दोस्तों ऊपरी वाले दांत और निचले वाले ओठ से, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपरी दांत प्लस निचली ओठ, निचली होठ से, है ना, होठ से। ठीक है, ओष्ठ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, निचली होठ से, और बाकी ल वाला सेम है। अब देखो य का एक और नाम यहाँ पे दिया जाता है, इसको दोस्तों हम लोग अर्ध स्वर रखते हैं, लेकिन ये स्वर में आता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग अर्ध स्वर बोलते हैं, इसको हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। र को दोस्तों हम लोग लुंठित स्वर भी कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, सारी बातें हम बता करके जाएंगे। लुंठित स्वर। और ल को हम लोग प्राशर्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राशर्विक। ठीक है, प्राशर्विक भी कहते हैं। तो इतना बात आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पे, है ना। तीसरा नंबर क्या होता है मेरे भाई? वह होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन थर्ड है ना। इसी का एक और नाम होता है संघर्षी व्यंजन, है ना। संघर्षी व्यंजन इसका एक और नाम है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखो भाई, अब जिसका उच्चारण करने से गर्म हवाएं निकलती है, अब जिसका भी उच्चारण करिएगा अब गर्म हवा निकलेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन कहेंगे, या फिर आप उष्ण व्यंजन कहिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जितने भी स है ना सब आ जाएंगे। जैसे ये तालब स, मूर्धन स, और इसको हम लोग दंटी स, और ये ह है। ठीक है, अब देखो इन सभी का, देखो ये सब बोलते हैं ना तो गर्म हवाएं निकलती है मुख से। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? इसको तालब स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह तालु से बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों यह तालु से बोला जाता है। इसको मूर्धन स बोलते हैं क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है ना। याद रखिएगा। अब स को इसीलिए बोलते हैं दंटी स, यानी कि यह दंत से बोला जाता है। दंते स यानी यह दांत से बोला जाता है। ठीक है, ये ह है, ह को दोस्तों हम लोग कंठ से बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। क्लियर बात? बोलिए, ह को हम लोग कंठ से बोलते हैं। प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट आता है, ये व्यंजन का ही एक तरह से भाग है, लेकिन इसको व्यंजन का भाग में नहीं रखा गया है। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण भी कहते हैं या संयुक्त व्यंजन, आप जो कह सकते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो भैया जब भी दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इसमें भी चार हैं, इसमें भी चार हैं। कितने हैं? चार हैं। अब कौन कौन से, तो याद रखिएगा, देखिए नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है। ये छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, है ना। देखो छ को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? छ का जो योग होगा वह क और स का होगा, आधा क और स का होगा। अगर त्र का कहेंगे तो आधा त प्लस र हो जाएगा। ठीक है, ज्ञ का करेंगे तो आधा ज प्लस इ हो जाएगा। अगर स्र का करेंगे तो आधा स अपरस र हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? ये आपके एग्जाम में जो सवाल आया था, पूछा हुआ था दोस्तों इसका, तरह का, कि तरह किन किन वर्णों का योग है। तो ऑप्शन में बहुत सारे थे, तो ऑप्शन में ये आधा त प्लस पूरा र, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तरह। क्लियर? प्रॉपर क्लियर हुआ? संयुक्त व्यंजन भी।
अब कुछ और भी बातें जान लेते हैं जिसको आप एज अ नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ नोट यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉपर बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा सवाल की अपेक्षा मत रखिएगा। इसके आने वाले जो चैप्टर होंगे संधि, उस पर ज़्यादा सवाल की अपेक्षा रख सकते हैं, एक सवाल वहाँ से भी रहेंगे। अब नोट में जैसे कि कंठ से बोलने वाला है ना, कंठ से बोलने वाला है ना, जैसे कि कंठ स्थान से बोलने वाले वर्ण स्वर है ना, कंठ स्थान से कौन कौन से स्वर बोले, अ या आ, अ या आ है दोस्तों जो कि कंठ से बोला जाता है। बोलो, अ या आ है जो कि कंठ से बोला जाता है, या फिर विसर्ग भी जो है मेरे भाई वह भी कंठ से बोला जाता है। और बाकी चीज़ें तो आपको पता है, ह है और कवर्ग के जितने एलिमेंट है वह सब कंठ से बोला जाता है, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेनली आपको नहीं लिखाया गया उसको हम लोग लिख देते हैं। बाकी नोट्स में आपको सारा चीज़ मेंशन है, नोट्स आप लोग टेलीग्राम या फिर टोटल लर्निंग ऐप से ले सकते हैं, है ना। कंठ हो गया, कंठ के बाद आता है तालु। तालु स्थान से किस किस वर्ण का उच्चारण होगा, है ना। तो तालु से जो होगा दोस्तों ई और दीर्घी ई का होगा, ध्यान रखेंगे, ई और ये दीर्घी ई का अगर स्वर में बात करेंगे तो। अदरवाइज एक्स्ट्रा आप लोगों को पता ही है ना। यह है हमारा तालु से, है ना, और स भी है हमारा तालु से। तो ये सब लिखा हुआ, जो नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। तालु हो गया, फिर उसके बाद मूर्धा, फिर उसके बाद आता है मूर्धा स्थान, यानी मूर्धा से आप कौन से बोले जाएंगे, तो मूर्धा से दोस्तों री और दीर्घी री, आप लोग को पता है ना, री के बारे में तो सबको ही जानते हैं। और ये कुछ दीर्घी कुछ इस तरीके से है ना, दो गो रहता है, इस तरीके से लिखते हैं। बात क्लियर हुआ। और बाकी आपको पता ही है भाई, र भी हमारा क्या है, र हमारा है र, और ये तालब सा है ना, तालब सा ये भी हमारा मूर्धा है, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर, मूर्धा हो गया, अब कौन सा बचा हुआ है, दांत। दांत, दांत स्थान से कौन सा वर्ण बोला जाता है ना, दांत स्थान से कौन सा वर्ण, तो लिड़ी, लिड़ी एक नया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, जगह की कमी है, जगह की कमी है। तो अब दंत हो गया। ओष्ठ से आपको कौन कौन सा बोला जाता है देख लो, ओष्ठ स्थान से तो बचा हुआ क्या है, ऊ और दीर्घु, ये दोनों बोला जाएगा, ऊ और दीर्घु। और बाकी पवर्ग तो बोला ही जाता है ओष्ठ से। अब आता है नासिका स्थान, है ना। अब नासिका से यानी नाक का भी इसमें यूज है, तो नासिका स्थान से तो आपको पता ही है कौन कौन है। तो नासिका स्थान से अन्न हो जाएगा, अन्न बोलते हैं ना, ऊपर में बिंदु वाला, चंद्र बिंदु वाला, चंद्र, चंद्र। देखिए नाक पे प्रभाव पड़ेगा, आप बोल करके एक बार देखिएगा ना, तो प्रॉपर सब चीज़ प्रैक्टिकल है सर, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब जो है जैसे व का स्थान कहाँ से है, जैसे आप लोगों को वह बताया ऊपरी दांत और निचली ओष्ठ, तो उसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, दंतोष्ठ, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं दंतोष्ठ, दांत और ओठ से मिला करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। व का क्लियर है। बचा ओ और औ और ए। तो ओ और औ जो है, देखो अब बात करते कंठ और तालु को मिला करके ये बोला जाता है ना, कंठ और एक तालु, कंठ और तालु को मिलकर के ए और ऐ बोला जाता है, ठीक है, ए और ऐ बोला जाता है। और एक लास्ट है कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जो है यानी कंठ और ओठ दोनों को मिला करके दोस्तों हम लोग ओ और औ का बोलते हैं, ओ और औ, ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान हम लोग करते हैं। ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में हम लोगों ने प्रॉपर लगता है लगभग वर्ण को हम लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन दोस्तों अभी भी एक दो वर्ण बचा हुआ है जिसके ऊपर जाएगा आपका नज़र, अयोग्य वाह उसको कहते हैं, ठीक है। ना ही उसको हम लोग स्वर में रखने लगे हैं और ना ही उसको हम लोग व्यंजन में रख रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयोग्य वाह वर्ण, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, ठीक है, अयोग्य वाह वर्ण। ये किसके, इसमें दोस्तों दो ही हैं,
ना ही ये स्वर में है ना ही ये में है। यानी देखो ये वाला वर्ण, एक अन और एक अ, ये तीन ऐसे वर्ण हैं जिसको हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ना ही यह स्वर में है ना ही यह व्यंजन में है। देखो इसको जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी थे, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी, ठीक है, लिख देते हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने, है ना, इन सब का एक अलग पहचान दिया, है ना, अयोगवाह नाम दिया। ठीक है, अन और अनुस्वार, है ना, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग इसको कहते हैं, इनका एक अलग पहचान दिया जिसको हम लोग अयोगवाह वर्ण के नाम से जानते हैं। आई होप आज के इस प्रॉपर वीडियो में आपको थ्योरी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि प्रॉपर ये चैप्टर हमारे हाथ में आ जाए। जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ा, अब लगे हाथ अगर हम एमसीक्यू कर लेते हैं तो कितना मजा वाला बात है ना, पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोगों ने कितना थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, अभी अभी नॉलेज पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पीडीएफ डालना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को डेली 8 बजे से भी क्लासेस चलती है, मैंने पीडीएफ लगा दिया। अब चलो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ये देख सकते हैं। पहला नंबर सवाल आप सभी के बीच में है। कहता है दोस्तों कि स्वर किसका भेद है। बहुत अच्छा सवाल है, स्वर किसका भेद है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे स्वर जो है वह वर्ण का भेद के बारे में बात किया जा रहा है ना, स्वर वर्ण। अगला सवाल है कि देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। बहुत अच्छे से सवाल को पढ़िएगा। संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको दोस्तों ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है, लेकिन यह हमारा क्या है, यह हमारा एक अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन है ना, अंतःस्थ व्यंजन है। क्लियर है बात क्लियर है। चलिए बाकी उच्चारण स्थान वगैरह भी याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगला सवाल, ये अगला सवाल आप सभी के बीच में कहता है कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऊपर के दांत, है ना, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। मूर्धन्य, कंठ, दंत या फिर अनुनासिक। देखो भाई, जब भी आप किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करोगे तो जीभ तो जाएगा ही जाएगा, तो जब आप दांत से उच्चारित करोगे तो वह दांत के पास जाएगा, है ना। यानी कि वो सब वर्ण किसको कहेंगे, उस वर्ण को हम लोग दंत वर्ण कहेंगे, क्योंकि वो दांत से बोला जा रहा है। आपको बताया था ना कि दांत से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। चलिए, कंठ से बोलने वाले को कंठ कहते हैं, मूर्धा से बोलने वाले को मूर्धन्य बोलते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, कौन सा उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन 4 है, श, है ना, तालब स, मूर्धन्य स, दंटे स और ह। तो बताइए यहाँ पर से स स स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉपर बात समझ में आ रही है। चलिए 5वां नंबर सवाल अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा सवाल है। कहता है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको क्या कहते हैं, तालव्य श कहते हैं, यानी कि यह तालु से बोला जाता है। तो क्लियर बात यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये अंग है ना, ये अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से है। देखो अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, नीचे में हलंत है भैया, नीचे में हलंत है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अंग लिखे थे वहाँ पे ऊपर में देखिएगा नासिक लिखा हुआ है, या तो कंठ या तो नासिक। अंग तो नाक से भी इसका यूज हो रहा है, तो इसीलिए नासिक के हो जाएगा, कंठ और नासिक। अगला है अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर किसे बोला जाता है। अब आप मुझे बताएंगे अर्धस्वर के नाम से किसे बोला जाता है। तो अर्धस्वर जो है दोस्तों अंतस्थ, यानी य और व को बोला जाता है। ठीक है, व य, ये क्या है दोस्तों, एक अर्धस्वर है। ठीक है, री भी है लेकिन यहाँ पे लड़ी है। अच्छा अगला सवाल है ट, है ना, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं।
तो ट है दोस्तों, कहाँ से बोला जाता है? तो ट जो है वह मूर्धा से बोला जाता है, तो उसके वर्ण को हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर, प्रॉपर बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, घ का उच्चारण स्थान। तो घ का उच्चारण स्थान क ख ग घ यानी कि कंठ, यानी कि कंठ। ठीक है, प्रॉपर अब आप लोग को धीरे धीरे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो अब ये जो सवाल है पूछा हुआ है, ये जो छ है, क्षत्रिय वाला छ, किसके योग से बना है, यानी योग पूछा जा रहा है। तो आधा क प्लस, है ना, ये डंटिस मुधंस है ना, मुधंस इसको कहते हैं, मूर्धा से बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 ख है। तो ख कैसा है बता सकते हैं? घोष व्यंजन, अल्प प्राण या फिर अघोष व्यंजन। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था ख जो है मेरे भाई वह कौन सा वर्ण है? तो वह अघोष वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है उष्म महाप्राण, यानी कि उष्म भी हो और महाप्राण भी हो, उष्ण भी हो और महाप्राण भी हो। तो आप लोग को एक ही को इसमें से है जो उष्ण और महाप्राण है। मुधंस है ना, मुधंस ऑप्शन में एक ही को दिख रहा है ना। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञ को वर्णमाला में किस में माना जाता है? तो संयुक्त व्यंजन में, है ना। ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, आधा ज और ई। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है, यानी संघर्षी कहने का मतलब उष्म, मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, श, है ना, सही होगा ना। देखो भाई ये एक और सवाल कह रहा है कि ये भैया स्पर्श भी बात किया जा रहा है, स्पर्श भी हो संघर्षी भी हो, तो ये दोनों में से तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर से झ अगर आप बोलते हैं झ, तो यहाँ पर से उष्ण संघर्षी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श और संघर्षी भी। अगला सवाल देखा जाए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन फिर से पूछा जा रहा है ना। तो च वर्ग वाले जितने एलिमेंट होंगे सब होंगे, है ना। ज यहाँ पर च छ ज झ इया। ठीक है, अगला सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई का, अगर सार्थक इकाई कहेगा तो वाक्य मारेंगे, लेकिन छोटी इकाई का है तो ध्वनि या फिर वर्ण मारेंगे, है ना, ध्वनि या फिर वर्ण मानेंगे। सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण, अगर सार्थक इकाई तो वाक्य। ठीक है, वाक्य जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 हो गया। 17 नंबर सवाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? हिंदी में प्रचलित नहीं है किसका? जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएं। स्र, छ और री और स। तो जिसका उच्चारण प्रचलित नहीं है री का है, और किसका होगा भैया? री का। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण से रिलेटेड कंसेप्ट आपको मैंने बताया, क्या होगा, क्या होगा जल्दी से? महाप्राण में कौन सा था? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है भैया, बताओ ना जल्दी से आंसर। तो भैया ये थ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दूसरा, दूसरा और चौथा था तालव्य। यहाँ पे कहता है तालव्य व्यंजन, यानी कि तालु से बोलने वाला। तो ये च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। आगे लगता है 20 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सा वर्ण, है ना, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण यहाँ पे ओष्ठ नहीं है, यानी ओठ से नहीं बोला जाने वाला? भैया ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया है। लेकिन जनरली अगर बात किया जाए तो वह भी हमारा ओठ से बोला जाता है।
है ना, वह तो हमारा ओठ से बोला जाता है, ऊ भी ओठ से बोला जाता है। यहाँ पे आ जो है ना, आ हमारा किससे है, कंठ से बोला जाता है, आ और अ कंठ से है। यहाँ पे भी कुछ वर्ड होंगे जो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण, ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण की यहाँ पे चर्चा की जा रही है ना। तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। तो पहला, ये दूसरा गलत, पहला ये क्या कहता है, पहला तीसरा और पांचवा, पहला च छ ज और झ, यानी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला दूसरा ये भी गलत, पहला दूसरा इज द गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है ना, 33 है। कौन कौन सा, 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 आपका उष्ण व्यंजन, ये 4 जो है वो अलग होता है, जिसको हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं ना, संयुक्त यानी कॉम्बाइन करके बनता है। अगला, ए का उच्चारण स्थान कहाँ से, अब आप लोगों को पता है, मैंने बताया ए या ए का उच्चारण स्थान लिखवाया ना। देखिए सवाल बन सकता है, बनाने के लिए सवाल कहीं से भी बन सकता है, तो हर तरीके से हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। तो कंठ तालव्य है ना, कंठ तालु से बोला जाता है ना, कंठ तालु से, तो तालव्य बोलेंगे वर्ण का नाम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है तो 4 ही गो है अंतस्थ, य र ल व, ये उष्ण व्यंजन है भैया, उष्ण व्यंजन है, तो ये अंतस्थ में कहाँ से आ गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो अगला सवाल है प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार का ध्वनि है। ल, र हमारा लुंठित था, य हमारा अर्धस्वर था और ल हमारा प्राशर्विक था, है ना, बताया था ना मैंने, तो इसी दिन के लिए तो बताया था। क्लियर बातें रखा करिए आप अपने मन में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 अघोष वर्ण है। देखो अब आपको चेक करके बताना है कि कौन यहाँ पे अघोष वर्ण है। अघोष, पहला दूसरा है ना, लेकिन बाकी ये जो तालब सा था ये अघोष वर्ण था, है ना, बाकी सब सघोष है। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में तालव्य ध्वनियाँ तालु से बोलने वाली, तो ऑप्शन नंबर ए, फिर से दोबारा लिखा हुआ है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। चछा जजा चवर्ग के जितने एलिमेंट हैं। अगला 28 नंबर सवाल है कौन सी अल्प प्राण है, कि कौन सी इसमें से अल्प प्राण है। ये तो भाई वही वाला है, पहला, दूसरा तो होगा नहीं अल्प प्राण, तीसरा होगा त थ द ध। भैया अल्प प्राण के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला होगा, पहला, तो यहाँ पे अल्प प्राण में पहला त है, इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नहीं होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण होता है, फिर चौथा महाप्राण होता है, फिर पांचवा अल्प प्राण होता है। अगला है 29 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है 29 नंबर, कहता है हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। बहुत अच्छा है ना, लंबा चौड़ा कर दिया। स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और दांत से बोला जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है ना। तो यहाँ पर से आंसर जो हो जाएगा दोस्तों भाई था, है ना, तो यहाँ पर से कौन सा आंसर हो जाएगा, लास्ट है आपका, बता दीजिए। तो आधा थ जो है ना, ये जो आधा थ है इसको बोला जाएगा, है ना, दांत से, आधा थ, आधा थ। अच्छा आगे सवाल देखते हैं। ये देखिए ओष्ठ से बोला जाने वाला, ओष्ठ भी लगेगा, तो ओठ लगेगा तो ये भ हो जाएगा हमारा। स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओठ से भी बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मेरे को लगता है डाउट लग रहा है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जो दांत से बोला जाए। भैया दांत से तो इसी को ना बोला जाता है, हाँ ठीक है भाई, दांत से भी बोला जाता है, ठीक है, सही है, यही है, दांत से बोला जाता है। तथा तथा वाला दांती से तो बोला जाता है भाई, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ देर के लिए। चलो अगला 31 नंबर सवाल आप लोग देखो,
बहुत अच्छा सवाल है। कहता है हिंदी वर्णमाला में अ और अह का क्या नाम है? तो और हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम लोग अ और अह को हम लोग अयोग वाह में रखते हैं। इसका अलग एक नाम दे दिया, किसने दिया? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि भाई इय अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनाएगा? इय जो है अगर उस पर अनुस्वार लगा दे तो ये इय नहीं ज है। ठीक है, सॉरी ये ज है, क्योंकि सारे ऑप्शन ज वाले हैं, तो इसको आप लोग ज समझिए। ज में अगर अनुस्वार लगा देते हैं तो कौन सा वर्ड सही बनाएगा? देखो ज में केवल अनुस्वार लगाना है, तो याद है ज में कह रहा है, तो ज में अनुस्वार लगाइएगा तो जंगल बनेगा। जग नहीं है, अनुस्वार नहीं, अनुस्वार नहीं। यहाँ पे जी में अनुस्वार नहीं लगाने के लिए कह रहा है, ज में अनुस्वार लगाने के लिए, यहाँ पे जी में अनुस्वार है। क्लियर? आगे बढ़िए, अभी और भी सवाल हैं। ठीक है, कहता है मात्रा कितने प्रकार की? तो मात्रा कितने प्रकार की? देखो हम लोगों ने कितना पढ़ा? स्वर 11 को स्वर होते हैं, लेकिन 11 में से केवल एक ऐसा है अ जो है जिसका मात्रा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इस सवाल को, यानी कि 11 है, 11 में से ए का केवल मात्रा नहीं है, बाकी सब का यानी 10 गो का मात्रा है। 11 हमने पढ़ा जिसमें से एक का मात्रा नहीं है, यानी 10 गो का मात्रा है। ठीक है, अगला लास्ट सवाल है हमारा आज का, है ना, आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है। और प्रॉपर आप लोगों को मैंने ये पहला चैप्टर एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया। तो आप लोगों का अब काम है दोस्तों कि लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच में करना, कमेंट प्यारा प्यारा करना। ठीक है, कमेंट अगर प्यारा प्यारा कर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासिक के है, यानी नाक से भी बोली जाती है? तो भैया एक ही को ऑप्शन हमको तो दिख रहा है न। न आप बोल के देखिए ना, नाक पे न प्रभाव पड़ना था, नाक तुम्हारा हम तोड़ देंगे। ठीक है, तब से प्रभाव पड़ने लगेगा। ओके, उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। इसी तरीके से प्रॉपर चैप्टर वाइज मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से दूंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो, नोट्स बना सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको हमारे, है ना, टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे बच्चा मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।